हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्पित। आज के वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम और क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या है कि द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम वोल्टेज भी कहते हैं। इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी। तो इसको हम सर्किट से भी देख लेते हैं कि जैसे कि एक रेजिस्टेंस है, इसका एक पॉइंट जो है कि मान लीजिए ए है एंड सेकंड पॉइंट बी है। तो यहाँ पे वोल्टेज वी ए है, यहाँ पे वोल्टेज वी बी है। तो इसका डिफरेंस क्या हो गया? वी ए माइनस वी बी। ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, इसे ही जो है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलते हैं एंड वोल्टेज कहते हैं। अच्छा, सेकंड थर्ड हम बात करें कि इसकी यूनिट क्या होती है। इसकी यूनिट होती है वोल्ट। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। एंड पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। और एनर्जी की यूनिट होती है जूल। तो इतना फर्स्ट क्वेश्चन में हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि द सब्सटेंस विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर ए लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड। मतलब ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड उसका लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि तीन सब्सटेंस है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कौन सा? कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो इसकी इसमें कहा है कि लो रेजिस्टेंस, तो इसकी हम रेजिस्टिविटी देख लेते हैं कि किसकी कितनी रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, ऐसे कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर अप्रॉक्स इतनी होती है। इंसुलेटर की जो होती है वो 10⁻9 to 10⁻20 ओम सेंटीमीटर। और सेमी कंडक्टर कितनी होती है? 10⁻⁻3 to 10⁻7 ओम सेंटीमीटर। तो यहां से हम रेजिस्टिविटी से क्या देख पा रहे हैं कि सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है? सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी? कंडक्टर की है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है क्या होगा? लो रेजिस्टेंस होगा। और कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लार्ज होते हैं, जिससे इसमें करंट फ्लो इजिली फ्लो हो जाता है। इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता। सेमी कंडक्टर में जो उसकी रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच की होती है। और इसकी जो कंडक्टिविटी भी होती है इसकी, वो कंडक्टर इंसुलेटर के बीच की होती है। जैसे हम बना लेते हैं, जैसे कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेमी कंडक्टर की होती है, सेम, फिर उसके बाद इंसुलेटर की होती है। ठीक है, ये हम किस बिहाफ पर बात कर रहे हैं? ये हम कंडक्टिविटी के बिहाफ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी में कंडक्टर में जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए पुअर कंडक्टर। इस ऑप्शंस में ए बी सी डी ऑप्शन में कौन सा कंडक्टर पुअर नहीं होता? तो जैसे कि सबसे अच्छी, हम देखेंगे सबसे अच्छी कंडक्टिविटी किसकी होती है। तो यहाँ पर कास्ट आयरन से ज़्यादा कॉपर की होती है, कार्बन से भी ज़्यादा कॉपर की होती है, टंगस्टन से भी ज़्यादा कॉपर की होती है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कंडक्टर की बेस पर कि कंडक्टर में जो मोस्टली जो कंडक्टर होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है वो किसकी होती है? सिल्वर की कंडक्टिविटी जो है कि सबसे ज़्यादा होती है। कंडक्टिविटी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सिल्वर की सबसे ज़्यादा होती है, फिर कॉपर की होती है। सिल्वर के बाद किसकी? कॉपर की।
फिर उसके बाद गोल्ड की होती है, फिर एल्युमिनियम की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कॉपर की जो पुअर कंडक्टर नहीं है, मतलब इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या करेक्ट है? बी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, ए बी सी डी ऑप्शन में कौन सा मटेरियल इंसुलेटिंग है? जैसे हमने देखा अभी ऊपर जस्ट कि कॉपर क्या है? मटेरियल है। गोल्ड क्या है? मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है। सिल्वर क्या है? मटेरियल। पेपर क्या है? ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ, कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है? तो इसे कंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। और जी का रेसिप्रोकल क्या होता है? आर होता है। ठीक है, तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आर को क्या है? रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम देख लेते हैं कि कंडक्टिविटी की रेसिप्रोकल क्या होता है। ऐसे ये क्या है? कंडक्टिविटी है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेजिस्टिविटी होता है। ये क्या है? रेजिस्टिविटी। तो इसका क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इन डीसी जनरेटर इज इक्वल टू, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर पूछा है डीसी जनरेटर में कि किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले हम डीसी जनरेटर समझते हैं कि डीसी जनरेटर का क्या है। जैसे जो डीसी जनरेटर क्या होता है कि जो इसका इनपुट होता है वो मैकेनिकल पावर होता है, जो आउटपुट होता है वो इलेक्ट्रिकल पावर होता है। ठीक है, डीसी जनरेटर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, मशीन होता है, रोटेटिंग मशीन होता है, जिसका इनपुट मैकेनिकल पावर और उसका आउटपुट क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहाँ पे हम मैकेनिकल पावर दे रहे हैं। फिर उसमें लॉसेस कौन कौन से हो सकते हैं? आयरन लॉस एंड फ्रिक्शन लॉस हो सकते हैं, कॉपर लॉस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिख रहा है इसमें? मैकेनिकल पावर इनपुट माइनस आयरन फ्रिक्शन लॉसेस माइनस कॉपर लॉसेस, ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए संट मोटर इज स्टार्टेड विथ इट्स फील्ड वाइंडिंग ओपन, कहा है कि जो संट मोटर में, क्वेश्चन क्या है कि संट मोटर में अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन कर दी जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो जैसे कि फील्ड वाइंडिंग में कौन सी करंट फ्लो करती है? संट करंट, आई एस एच। और जो फ्लक्स होता है वो फाई एस एच होता है। ठीक है, आई एस एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एस एच होता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि ओपन कर दी जाएगी तो आई एस एच क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर आई एस एच जीरो होगी तो फ्लक्स भी तो जीरो हो जाएगा। फ्लक्स, अब हम ये देखते हैं कि जो स्पीड होती है मोटर की, एन इक्वल टू क्या होता है? ई बी अपॉन फाई एस एच। अगर ये जीरो होगा तो इसकी जो स्पीड होगी क्या होगी? डेंजरसली हाई स्पीड होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, इट विल रोटेट एट डेंजरसली हाई स्पीड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द साइज ऑफ ए ट्रांसफार्मर कोर विल डिपेंड ऑन, ट्रांसफार्मर कोर की साइज किस पर डिपेंड करती है? तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी, एरिया ऑफ द कोर, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द कोर मटेरियल, और ऑप्शन डी में है ए एंड बी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ए एंड बी। अब एरिया ऑफ द कोर का क्या मतलब है कि जैसे कि एरिया किसका इसका हो सकता है? ऐसे ट्रांसफार्मर है, अगर लार्ज ट्रांसफार्मर है तो उसमें विंडो भी लगे होते हैं। अगर और जो कोर होता है, कोर में जो जो सेल होते हैं, सेल हो गया, तो अगर इसके एरिया अगर स्मॉल है तो ट्रांसफार्मर की होल साइज क्या होगी? स्मॉल होगी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करती है तो एरिया ऑफ द कोर क्या होता है? डिक्रीज करती है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो एरिया ऑफ द कोर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ट्रांसफार्मर की जो साइज होती है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर ऑलवेज कीप्ड क्लोज। ठीक है, इसमें क्या है कि कौन सा ट्रांसफार्मर का हम जो सेकेंडरी साइड है वो हमेशा क्लोज रखते हैं। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, करंट ट्रांसफार्मर। ऐसा करते क्यों है? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि टू अवॉइड, एक सेकेंड, टू अवॉइड फोर सेचुरेशन। ठीक है, अच्छा, करंट ट्रांसफार्मर का हम यूज किस लिए करते हैं? इसको हम हाई करंट जो है मेजर करने के लिए हम यूज भी करते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज मेजरमेंट के लिए पर्पज से हम यूज करते हैं। अच्छा, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन ए ट्रांसफार्मर इज। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर में ब्रीदर लगा होता है उसका फंक्शन क्या होता है? जो ब्रीदर होता है वो किससे कनेक्ट होता है? ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर से कनेक्ट होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो कंजर्वेटर होता है वो कंप्लीटली फुल नहीं होता। ठीक है, वो 2/3 पार्ट जो है कि फुल होता है बस। कितना? 2/3 पार्ट, इतना ही फुल होता है कंजर्वेटर। और बाकी में क्या फील होता है? कुछ नहीं है तो क्या है? एयर फील होगा। अब जैसे क्या है कि ट्रांसफार्मर जब लोड जब डिक्रीज होता है तो वो ऑयल जो होता है कि वो कंजर्वेटर में कम हो जाता है। तो उसमें एयर फिल करने के लिए जो एनवायरनमेंट का जो एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो ट्रांसफार्मर में ब्रीदर के थ्रू जाता है। अब अगर एयर में अगर मॉइस्चर होगा तो क्या होगी? ट्रांसफार्मर में कि ऑयल में मॉइस्चराइजेशन हो जाएगा। तो इसलिए जो है कि एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए हम ब्रीदर का यूज करते हैं। ब्रीदर का फिर वर्क क्या हुआ? ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, ब्रीदर में फील क्या होता है? ब्रीदर में क्या फील होता है? सिलिकॉन जेल फील होता है। सिलिका जेल फील होता है। इसका कलर क्या होता है? अगर ये फ्रेश है, अगर ये फ्रेश है तो ये ब्लू होता है। अगर ये आफ्टर मॉइस्चराइजेशन, इसकी कलर क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स। अंडरग्राउंड केबल को जो है कि जो ग्राउंड के नीचे लेइंग करने के लिए कौन कौन सा मेथड हम यूज करते हैं? तो डायरेक्ट मेथड भी यूज करते हैं हमें, ड्रॉ इन सिस्टम मेथड भी यूज करते हैं, सॉलिड सिस्टम भी यूज करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल इज अप टू। ये केबल से क्वेश्चन है, और ये कौन सा केबल है? एक्स्ट्रा हाई टेंशन है, EHV। जो EHV का जो वोल्टेज लेवल होता है वो लेस देन 66 kV होता है। ठीक है, अच्छा, हम बाकी वोल्टेज का भी देख लेते हैं। फिर ये 33 kV किसका होता है? ST केबल का होता है। और 11 kV किसका होता है? ST केबल का होता है। ठीक है, और 66 से हमने देख लिया किसका है? EHV। और LT का कितना होगा फिर? लेस देन 1 kV। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीमेरिट ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। अगर ट्रांसमिशन लाइन में अगर हम कांस्टेंट वोल्टेज को अगर हम ट्रांसमिट करते हैं तो उसकी डीमेरिट क्या है? इंक्रीज ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ द सिस्टम, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी वोल्टेज एट ऑल लोड्स एट द लाइन टर्मिनल्स, पॉसिबिलिटी ऑफ बेटर प्रोटेक्शन फॉर द लाइन ड्यू टू पॉसिबल यूज ऑफ हायर टर्मिनल रिएक्शन। तो हमने सारे ऑप्शन पढ़ लिए, यहाँ इसमें हमें ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ लाइन इम्पिडेंस एंड शंट इम्पिडेंस इज कॉल्ड दैट। ठीक है, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर जेई एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि इसको क्या बोलते हैं, सर्ज इम्पिडेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम समझते हैं सर्ज इम्पिडेंस को। जेड नॉट इज इक्वल टू रूट जेड अपॉन वाई। ठीक है, अब जेड इक्वल टू क्या होता है, आर प्लस जे ओमेगा एल, और वाई इक्वल टू क्या होता है, जी प्लस जे ओमेगा सी। तो यहाँ पे जेड नॉट क्या हो गया, रूट आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि लॉसलेस लाइन अगर है, लॉसलेस लॉसलेस लाइन है, तो इस कंडीशन में आर एंड जी इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम यहाँ पे अगर हम जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट एल अपॉन सी। ठीक है, तो ये जो सर्ज इम्पिडेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है ना, वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हम देख रहे थे, इसकी वैल्यू जो होता है कि 400 ओम फॉर ओवरहेड लाइन, अप्रॉक्स 40 to 50 ओम फॉर अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, और ट्रांसफार्मर के लिए कितना होता है, ट्रांसफार्मर के लिए जेड नॉट 1000 ओम, किसके लिए, फॉर ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे को देखते हैं। इन ए डीसी शंट मोटर स्पीड इज, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर्मेचर करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। यहाँ पे आंसर क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द आर्मेचर करंट, स्पीड इंडिपेंडेंट ऑफ द आर्मेचर करंट। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग मोटर। यहाँ पे जो स्टार्टर दिया हुआ है, और स्टार्टर कौन सा है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इसकी कहाँ तक यूज करते हैं, अप टू 5 हॉर्स पावर। ठीक है, तो अप टू 15 हॉर्स पावर किसके लिए यूज करते हैं, अप्रॉक्स अप टू 15 हॉर्स पावर फॉर स्टार डेल्टा स्टार्टर। अच्छा, एबव 15 हॉर्स पावर के लिए यूज करते हैं, एबव 15 ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन केस ऑफ डीसी शंट मोटर द स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन बैक ईएमएफ ओनली बिकॉज। जैसे कि हम देखते हैं कि जो डीसी शंट मोटर होता है, जो उसकी स्पीड होती है वो लगभग कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट क्यों होती है, क्योंकि उसका फ्लक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि जो स्पीड का हम फार्मूला देखते हैं, एन इज इक्वल टू ई बी अपॉन फाइव एस एच। अगर ये कांस्टेंट है फाइव एस एच, तो स्पीड क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी। कांस्टेंट क्या हुआ, फ्लक्स इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट इन डीसी शंट मोटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बाय लुकिंग एट विच पार्ट ऑफ द मोटर इट कैन बी इजिली कन्फर्म दैट ए पर्टिकुलर मोटर इज डीसी मोटर। अच्छा, डीसी मोटर में अलग क्या होता है, डीसी मोटर में फ्रेम से हम क्या देख के बता सकते हैं, सॉफ्ट से देख के बता सकते हैं, कम्यूटेटर से, स्टेटर से। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि फ्रेम, सॉफ्ट, स्टेटर बाकी मोटर्स में भी होता है। तो अगर हम क्लियर, हम किसी भी चीज़ को हम देख के बता देंगे कि ये डीसी मोटर है, उसका हम क्या देख के बताएंगे, कम्यूटेटर देख के हम बता सकते हैं। अच्छा, कम्यूटेटर क्या होता है, जो कम्यूटेटर होता है ये डीसी जनरेटर के लिए क्या करता है, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के लिए क्या करता है कम्यूटेटर, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जो कि डीसी में कन्वर्ट करता है। तो लेकिन प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, जैसे कि इसको हम, और इसको ये भी बोलते हैं, ये मैकेनिकली क्या होता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये हो गया रेक्टिफायर, मैकेनिकली रेक्टिफायर।
अच्छा, बना किस मटेरियल का होता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर। डीसी मोटर के लिए क्या होता है? ये इन्वर्टर की तरह वर्क करता है, मैकेनिकली इन्वर्टर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डीसी सीरीज मोटर जी इनवेरिएबली ट्राइड। अच्छा, एक चीज ये कि डीसी सीरीज मोटर की खास बात क्या है बाकी मोटर से, क्योंकि जो इसकी स्टार्टिंग टॉर्क होती है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? वेरी हाई होता है। ठीक है। अच्छा, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू आई ए। अब जो 5 होता है वो क्या होता है? अच्छा, डीसी सीरीज मोटर में जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होती है। तो उसमें क्या होता है? आई एफ एंड आई ए क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए का स्क्वायर बिफोर सेचुरेशन। ठीक है। तो सबसे ज्यादा टॉर्क की जरूरत किसमें है? ड्राइव फॉर द वाटर पंप, फैन मोटर, मोटर ऑपरेशन एसी और डीसी, स्टार्टर फॉर ए कार, कार को स्टार्ट करने में सबसे ज्यादा टॉर्क की जरूरत है, जिसमें डीसी सीरीज मोटर का हम ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? द टॉर्क डेवलप्ड बाई थ्री फेज इंडक्शन मोटर लीस्ट डिपेंड्स ऑन, सबसे कम डिपेंड किस पर करता है? सॉफ्ट डायामीटर पे डिपेंड करता है, ऑप्शन डी। डायामीटर पे सबसे कम डिपेंड करता है कि इसका टॉर्क। जी ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लुब्रिकेशन लुब्रिकेंट यूज्ड फॉर बॉल बियरिंग यूजली, क्या होती है? बॉल बियरिंग। ठीक है, ये स्मॉल बियरिंग होती है और इसके लुब्रिकेशन के लिए, फॉर लुब्रिकेशन, हम किसका यूज करते हैं? ग्रीस का यूज करते हैं। तो ग्रीस ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट ऑन इंडक्शन मोटर इज यूज टू फाइंड आउट, जैसे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है वैसे ही इंडक्शन मोटर में ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं उसमें क्या क्या फाइंड आउट करते हैं? लीकेज रिएक्टेंस फाइंड आउट करते हैं और रेटेड करंट भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही इंडक्शन मोटर में जो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट करते हैं, इस केस में क्या होता है कि जो रोटर होता है उसका उसका क्या होता है? ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, और हम रेटेड करंट तक जो है किसको? रेटेड करंट के लिए। तो यहाँ पर लीकेज रिएक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, पावर फैक्टर ऑन शॉर्ट सर्किट करंट अंडर रेटेड वोल्टेज। तो क्या हो गया? ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? कि ए सिंक्रोनस मोटर विच वर्क्स ऑन लीडिंग पावर फैक्टर एंड डज नॉट ड्राइव ए मैकेनिकल लोड इज कॉल्ड एज। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर जो होता है, सिंक्रोनस मोटर को अगर हम लीडिंग पावर फैक्टर पर और नो लोड पर अगर जब हम ऑपरेट कराते हैं तो सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह बिहेव करता है। और ये क्यों यूज किया जाता है? फॉर इम्प्रूव पावर फैक्टर, फॉर इम्प्रूव पावर फैक्टर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या बात किया है? यहाँ पे बात किया लीडिंग पावर। तो लीडिंग पावर फैक्टर में आर्मेचर रिएक्शन कैसा होता होगा? लीडिंग पावर फैक्टर में आर्मेचर रिएक्शन जो है वो क्या होता है? डीमैग्नेटाइजिंग होता है। तो लैगिंग में क्या होता होगा? मैग्नेटाइजिंग। यूनिटी पावर फैक्टर में फिर क्या होगा ये भी देख लेते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान है, यहाँ पे हम प्योरली लिख सकते हैं ना, क्योंकि लीडिंग पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो लीडिंग पावर फैक्टर में अगर मान लीजिए प्योर लीडिंग पावर फैक्टर है, मतलब ऐसा नहीं है कि 0.8 0 पॉइंट इस तरह का नहीं है, सिर्फ अगर क्वेश्चन में रहेगा लैगिंग पावर फैक्टर तो वहाँ पे मैग्नेटाइजिंग होता है या प्योर मैग्नेटाइजिंग। अगर वहाँ पे जो डिजिट में दिया हुआ है जैसे 0.8 0.6 लैगिंग, तो उस केस में हम बोलेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द फील्ड वाइंडिंग ऑफ एन अनलोडेड सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर इन ओपन सर्किट द मोटर व्हील। यहाँ पे देखिए जो ओपन सर्किट किया गया है, ठीक है, जो ओपन सर्किट जब इस केस में होगा सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर वो भी अनलोड कंडीशन में, तो इसकी जो मोटर क्या होगी वो स्टॉप हो जाएगी, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली। किरचॉफ करंट लॉ, देखिए किरचॉफ के दो लॉ होते हैं, एक किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम बोलते हैं केसीएल, और दूसरा केवीएल। ठीक है, जो केसीएल होता है वो कहाँ एप्लीकेबल होता है, जंक्शन पे, नोड पे। ठीक है, जो केवीएल होता है वो कहाँ होता है, लूप में। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो गया, जंक्शन इन ए नेटवर्क, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर वेयर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर एक्सपोज, मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की इफिशियंसी पूछा है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में क्या होता है, एमपीटी के केस में, इस केस में होता है आर एल इक्वल टू आर टी एच। ठीक है, तो या इसकी जो इफिशियंसी होती है 50% होती है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दे दिया होता है कि अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग इफिशियंसी क्या होगी जब आर एल इक्वल टू 3 RTH हो, ठीक है, 2 RTH हो, तो अगर मान लीजिए आर एल इक्वल टू अगर 3 RTH है, इस केस में इफिशियंसी कितनी होगी, 75%। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करेक्ट है, 50% है इसके लिए। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सर्किट हैज रजिस्टर, कैपेसिटर एंड सेमी कंडक्टर डायोड्स, द सर्किट विल बी नोन एज। ऐसे एक सर्किट है, उसमें रजिस्टर कनेक्ट है, कैपेसिटर कनेक्ट है, सेमी कंडक्टर कनेक्ट है, तो सर्किट क्या कहलाएगी, नॉन लीनियर सर्किट कहलाएगी, लीनियर सर्किट कहलाएगी, बाईलेटरल, या नॉन ऑफ द एबव। देखिए रजिस्टर और कैपेसिटर तो लीनियर एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन जो सेमी कंडक्टर है वो नॉन लीनियर होता है। ठीक है, अगर नॉन लीनियर है तो अगर ये सर्किट में कनेक्ट है तो सर्किट ही क्या हो गई, नॉन लीनियर हो गई। अच्छा, नॉन लीनियर क्या होता है कि जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, जिसमें वी एंड आई के रिलेशनशिप में जिसका ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन जो है कि पास नहीं होता, उसमें जो है कि सेमी कंडक्टर होता है। लेकिन रेजिस्टर एंड कैपेसिटर क्या है, वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और ये लीनियर एलिमेंट होते हैं, तो बट ये सेमी कंडक्टर नॉन लीनियर, तो सर्किट क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया, ऑप्शन ए। ए लो यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर ए प्लांट इंडिकेट्स दैट, प्लांट का अगर यूटिलाइजेशन फैक्टर अगर लो है तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो ये इंडिकेट करता है, प्लांट इज यूज्ड फॉर स्टैंड बाई पर्पज ओनली, प्लांट इज अंडर मेंटेनेंस, प्लांट इज यूज्ड फॉर बेस लोड ओनली, प्लांट इज यूज्ड फॉर पीक लोड एज वेल बेस लोड, तो आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लो पावर फैक्टर यूजली नॉट ड्यू टू, ठीक है, लो पावर फैक्टर किसके कारण से नहीं है, तो आर्क लैंप, इंडक्शन मोटर, फ्लोरोसेंट इनकैंडेशन लैंप की वजह से नहीं है, क्योंकि इसका जो पावर फैक्टर होता है वो अप्रॉक्स यूनिटी होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो टंगस्टन यूज होता है, इसमें क्या होता है, होता है टंगस्टन। ठीक है, बाकी जो इंडक्शन मोटर है वो लैगिंग होता है और इसी की वजह से जो पावर फैक्टर जो कि काफ़ी पुअर हो जाता है। फ्लोरेसेंट टैप ट्यूब्स की जो कि पावर फैक्टर पुअर होता है, आर्क लैम्प, तो सबसे अच्छी पावर फैक्टर किसका है, इनकैंडेशन लैम्प का, तो लो पावर फैक्टर होने का रीज़न नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पावर प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द लॉन्गेस्ट लाइफ, सबसे ज़्यादा किस पावर प्लांट की लाइफ होती है, तो वो होती है हाइड्रो पावर प्लांट की, हाइड्रो प्लांट की अप्रॉक्स 100 ईयर्स होती है। स्टीम की कितनी होती है, 25 से 30 ईयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। डीजल की कितनी होती है, 30 to 35% ईयर्स होती है। डीजल क्या है कि द इंक्रीज्ड लोड ड्यूरिंग समर मंथ इज ड्यू टू, गर्मी के दिनों में लोड इंक्रीज होने का क्या रीज़न है। अच्छा, जैसा आप ये देखते हैं कि इन जनरल डोमेस्टिक लोड जो होता है कि जो विंटर के दिनों में क्या क्या ऑफ होते हैं, जैसे कि फैन बंद होते हैं, लाइट बंद, फैन बंद होते हैं,
कूलर बंद होते हैं, एसी बंद होते हैं, ठीक है, और बहुत से घरों में फ्रिज भी बंद होते हैं। लेकिन जब ये समर का टाइम आता है तो सारे हर घरों में लगभग फैन तो जरूरी चलते होंगे। तो इसलिए जो है कि समर के टाइम में लोड ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर हम अप्रॉक्स इस टाइम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोड आपका मई जून को देखने को मिलता है, ठीक है। इन जनरल अगर हम बात करें 24 आवर की, तो सबसे ज़्यादा लोड किस टाइम में होता है? तो सबसे ज़्यादा लोड अगर हम 24 आवर की अगर हम बात करें ओनली, किस टाइम पे होता है? 6 to 10 PM। ऐसे समर में लोड इंक्रीज होने क्या रीज़न है? इंक्रीज ऑफ यूज ऑफ फैंस एंड एयर कंडीशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन पावर प्लांट इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑन द प्लांट इज इक्वल टू द प्लांट कैपेसिटी। अगर मैक्सिमम डिमांड प्लांट की कैपेसिटी अगर इक्वल है तो क्या होगा? उस केस में प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी जीरो होगी, क्योंकि जो रिजर्व कैपेसिटी होता है इज इक्वल टू प्लांट की कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लार्ज कैपेसिटी जनरेटर आर इनवेरिएबली। जो लार्ज कैपेसिटी जनरेटर होता है उसको कूलिंग के लिए हम हाइड्रोजन कूलिंग का हम यूज करते हैं। जैसे जब आप जनरेटिंग स्टेशन पे जाएंगे, प्लांट में जाएंगे, थर्मल पावर प्लांट पे, तो वहां पे जो जनरेटर लगे होते हैं, अल्टरनेटर होते हैं, उसकी कूलिंग के लिए हम हाइड्रोजन कूलिंग का यूज करते हैं ना, क्योंकि वो काफी लार्ज होते हैं, 200 मेगावाट, 250 मेगावाट अप्रॉक्स ऐसे होते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी हैव अपोजिट फेज व्हेन द फेज एंगल बिटवीन देम। कह रहा है कि दो वेव हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है बट वो अपोजिट हैं, तो उसके में फेज एंगल क्या होगा? तो हम इसको हम बनाकर देखते हैं। एक मान लीजिए वेव ये है, सेकेंड वेव ले लेते हैं, कितना है? 180 डिग्री का है ना, सॉरी अपोजिट है, अपोजिट मतलब 180 डिग्री, तो अपोजिट है, ये हो गया, ठीक है। ये क्या है? अपोजिट है, ये देखिए, ये देखिए, तो ये हो गया 180 डिग्री का फेज एंगल है इन दोनों वेव के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन बी। आज के लिए 35 क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी अच्छे क्वेश्चन लेके। अब हम धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। और कोई भी डाउट अगर आप लोग को हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कम लिख दीजिए कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।